अगर मैंने बता दिया है ना, तो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, है ना। अगर वो नहीं चल रहा है तो उनको आती है बड़ी डिफिकल्टी। एंग्जाइटी और डिप्रेशन सेम है या अलग है? कई बार हो सकता है कि स्ट्रेस के साथ आपको ऐसा हो, लेकिन अगर वो कंसिस्टेंटली चल रहा है आपके साथ, देन डेफिनेटली और ये जो ब्रेकअप होता है लोगों का, तो वो एक कितना लाइक मेंटल हेल्थ पे वो कितना असर? चीज़ें, इमोशनली चीज़ें बताते हो ना, तो आप बड़े कमज़ोर इंसान हैं, तो बहुत नबड़े होते हैं। सोसाइटी कई बार पुश कर देती है आपको इनटू द इलनेस। तो इट इज़ ऑल्सो अपना कि आपको समझना पड़ेगा कि आप जो बोल रहे हो ना, वो किसी की लाइफ को इम्पेक्ट करता है। जब चीज़ें अकॉर्डिंगली नहीं चलती है तब प्रॉब्लम आती है, या फिर ये एक्चुअल कोई डिसऑर्डर होता होगा उनको, एंग्जाइटी या डिप्रेशन? तो वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट पैरामीटर बन जाता है कि भाई हाँ, इलनेस है या नहीं, या आएगी या नहीं। कुछ को नई साइक के पास जाना है, नई चैट जीपीटी करना है कुछ, तो उसको क्या स्टार्टिंग से करना चाहिए लाइक? अगर आप स्लीप ठीक नहीं कर पा रहे हो, आपका डाइट ठीक नहीं कर पा रहे हो, तो देयर इज़ अ डेफिनेटली अ प्रॉब्लम। अगर आप परेशान हो रहे हो किसी चीज़ से, तो एटलीस्ट स्टार्ट टॉकिंग। वेलकम टू इनसाइड लॉन्च सर। थैंक यू। आपको सर ऑलमोस्ट कितने इयर्स हो गए लाइक प्रैक्टिस करते हुए? एज एम डी 4.5 साल हो गए प्रैक्टिस करते हुए। ओके। तो सर आप इतने सारे पेशेंट को काउंसिल किया होगा, ट्रीट किया होगा, तो लाइक एक ह्यूमन नेचर को लेके आपको क्या एक कॉमन पॉइंट आपको लगता होगा कि सबके माइंड का यही तो कॉमन होता ही है पॉइंट, कि सोचना है या फिर बिहेवियर वाइज या फिर थॉट प्रोसेस? जब मोस्टली हमारे पास आते हैं ना पेशेंट ओपीडी में, तो जो हम देखते हैं ना कि उनकी जो स्टोरी बताने की स्टाइल होती है ना, वो बड़ी कॉम्प्लेक्स होती है ना। कि भाई, लेकिन अब जब हम थोड़ा समय बिताते हैं उनके साथ, बातचीत करते हैं, तो जब हम उनको उनके पैटर्न, है ना, बड़े सिंप्लीफाइड वर्जन में समझाते हैं, फिर उनको लगता है कि भाई जो मैं सोच रहा था, जो मैं समझ रहा था अपने माइंड के बारे में, वो इतना भी कॉम्प्लेक्स नहीं है। सो आमतौर पे लोगों के बीच में एक जजमेंट या अंडरस्टैंडिंग बन जाती है कि भाई हमारा माइंड है ना, वो बड़ा कॉम्प्लेक्स है, किसी को समझ में नहीं आता। पर जितना मेरा एक्सपीरियंस है, वो उससे मैं बता सकता हूँ कि भाई इतना भी कॉम्प्लेक्स नहीं है। अगर हम उसको कॉम्प्लेक्स ना करें, तो अगर उसको सिंप्लीफाइड रखने की कोशिश करें ना, तो इट इज़ वेरी सिंपल, है ना। तो उसमें कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं आ सकती। ओके। इन द सेंस के लोग चीज़ें कॉम्प्लेक्स नहीं होती है बट कॉम्प्लेक्स अपने माइंड में बनाते हैं। हाँ जी, डेफिनेटली बना लेते हैं, और उसी के बाद पूरी पैथोलॉजी स्टार्ट हो जाती है ना। ओके। सो तो कोई ऐसा एक पॉइंट होता है जहाँ पे लोग स्ट्रगल करते हैं बताने में, या फिर डिफिकल्टीज फेस करते हैं, ऐसा कोई पॉइंट? हाँ, मोस्टली क्या होता है ना कि लोगों को एक होता है कि भाई अ, अगर मैंने बता दिया है ना, तो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। तो एक फियर ऑफ जजमेंट ओके। करके बड़ा इम्पोर्टेंट कंसेप्शन बन जाता है हमारे दिमाग में कि भाई अगर मैंने बता दिया तो लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में। दूसरा होता है ना कि जो आपने प्रीवियसली भी क्वेश्चन पूछा था, जो इसके हम्म। रिलेटेड है कि भाई स्ट्रगल ज़्यादा क्या करते हैं। तो एक दूसरा पर्सपेक्टिव इस चीज़ का ये है कि लोगों को, है ना, चीज़ दिमाग में बन जाती है कि आई वांट टू कंट्रोल, है ना, कि सिचुएशन मेरे अकॉर्डिंग ही चले, ओके। फैमिली मेरे अकॉर्डिंगली चले, मेरे फाइनेंसेस मेरे अकॉर्डिंगली चले, है ना, मेरी जो बाकी की जो सोशल लाइफ है, मेरा जो सर्कल है, वो अगर मेरे एरिया के अंदर चल रहा है तो सब फाइन है ना। अगर वो नहीं चल रहा है, तो उनको आती है बड़ी डिफ़िकल्टी। वहाँ पे लोग ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं, समझ नहीं पाते कि क्यों ऐसा हो रहा है मेरे साथ, एंड देन और फिर बाकी की सारी चीज़ें चालू हो जाती है दिमाग में हमारे, है ना। ओके। तो सर लाइक मुझे ये जानना था कि जब चीज़ें अकॉर्डिंगली नहीं चलती है तब प्रॉब्लम आती है, या फिर ये एक्चुअल कोई डिसऑर्डर होता होगा उनको, एंग्जाइटी या डिप्रेशन? सो देखिए, इसमें क्या होता है कि जब हमारे चीज़ें अकॉर्डिंगली नहीं चलती है ना, तो एक तो फेस स्ट्रगलिंग चलता है ह्यूमन माइंड के अंदर, है ना। लेकिन दूसरा प्रॉब्लम होता है कि जो आप बता रहे हैं ना कि डिसऑर्डर हो जाता है या एक्चुअल प्रॉब्लम होते हैं। जो परिस्थितियाँ होती है ना, वो तो कॉन्स्टेंटली इवॉल्विंग होती है, मतलब आज कुछ है, कल और कुछ आएगी, है ना। तो हर एक चीज़
डिसऑर्डर नहीं हो सकती है। हाँ, एक्चुअल लाइफ के अंदर प्रॉब्लम हो सकते हैं, पर जो इम्पोर्टेंट फैक्टर डिटरमाइन करता है ना कि आपको इलनेस है या नहीं, वो है उनकी कोपिंग स्किल्स। मतलब किस तरीके से आप प्रॉब्लम को समझते हो, किस तरीके से उसके साथ इमोशनली आप एडजस्ट होते हो, है ना। तो वो एक बड़ा इम्पोर्टेंट पैरामीटर बन जाता है कि भाई हाँ इलनेस है या नहीं, या आएगी या नहीं, है ना। सो इट इज़ वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फैक्टर। तो सर मतलब इसका मुझे अभी जो नेक्स्ट फॉलोअप क्वेश्चन उसका ये आ रहा है कि एंजाइटी डिप्रेशन तो वो एक्चुअली होता है या फिर वो अभी लेबल हो गए हैं सिर्फ? देखिए हर एक, मैं बताना चाहता हूँ कि हर एक स्ट्रेस है ना, वो एंजाइटी नहीं हो सकता। एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको कि है ना, कि अगर मान लेते कोई 19-20 साल का बच्चा ओपीडी में आ गया, है ना, कल परसों उनके सबमिशंस है ना, तो मुझे आके बोलेगा कि सर अभी ख़त्म नहीं हुआ है मेरा काम और मुझे बड़ी एंजाइटी फील हो रही है। तो उसको मैं और मैं उसको एंजाइटी डिसऑर्डर नहीं बता सकता, वो ऑब्वियसली वो स्ट्रेस है ना। बट स्ट्रेस इज नॉट ऑलवेज एन एंजाइटी, है ना। तो ऐसे ही कि अगर मान लेते कि आज आपका दिन अच्छा नहीं गया और आप कई बार लोग सोशल मीडिया में लिख देते हैं ना कि भाई आई एम वेरी सैड टुडे, आई एम फीलिंग वेरी ब्लू टुडे, तो जो वो सैडनेस है वो डिप्रेशन नहीं कही जाएंगी, है ना। कि उनके कुछ क्राइटेरियाज है जहाँ पे आके आप कह सकते हो। तो आजकल लेबलिंग कई बार हो जाता है, जो आपका क्वेश्चन है, पर हर लेबलिंग इलनेस नहीं कही जा सकती, क्योंकि उसके कई सारे क्राइटेरियाज है, कई सारे पैरामीटर्स है। अगर वो उसके अंदर क्वालिफाइड हुआ पेशेंट, तभी जाके हम उसको कह सकते हैं कि भाई हाँ ये जेन्युइन इलनेस, और उसके लिए आपको आगे मैनेजमेंट करना पड़ सकता है। तो सर अभी मुझे जो क्वेश्चन आ रहा है वो है एंजाइटी और डिप्रेशन सेम है या अलग है? ऑब्वियसली इट इज़ अ वेरी डिफरेंट ओके, थिंग, है ना। तो अभी ऐसा करते हैं हम कि 4 सिम्टम्स या 5 सिम्टम्स ऐसे बताइए जो अगर कोई बंदा देख रहा है तो उसका वो एंजाइटी काउंट की जा सकती है। एंजाइटी के अंदर सबसे, एंजाइटी और डिप्रेशन, है ना, सबसे पहले समझना पड़ेगा इसको आपको कि एंजाइटी जो है वो एक मूड कहते हैं हम जिसको, है ना, कि हमारा आज मन कैसा रहता है ना। मान लेते हैं कि आप बड़े चिंतित है ना, और वो कंटिन्यूसली चल रहा है, 1 महीना 1.5 महीना सब कॉन्स्टेंटली आपका मूड ऐसे ही जोन में चल रहा है। प्लस आपको बहुत सारे ख्याल आ रहे हैं, है ना, आप उस चीज को कंट्रोल नहीं कर पा रहे उस ख्याल को, है ना, और आप सोचते जा रहे हैं। मतलब ऐसा है ना कि भाई इतना ओवर थिंकिंग हो रहा है कि आप सॉल्यूशन तक पहुंच ही नहीं पा रहे हो, है ना, और आपको कोई एग्जिट नहीं मिल रहा है उस सिचुएशन से। साथ साथ में क्या होता है कि बॉडी भी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम सिम्टम्स प्रोड्यूस करना चालू कर देती है जब आप इतना सारा सोचते हो, है ना। तो कैसे सिम्टम्स? एक स्ट्रेस रिस्पॉन्स चालू हो जाता है। फॉर एग्जांपल कई बार जब एंजाइटी की स्पेसिफिकली बात करूँ तो है ना, नींद कम आना चालू हो जाता है ना, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम चालू हो जाते हैं पेशेंट्स को, है ना। जो उनको याद रखने की कैपेसिटी होती है, मतलब कॉग्निटिव सिम्टम्स, है ना, मेमोरी प्रॉब्लम्स वगैरह चालू हो जाते हैं। कई बार वीकनेस, फटीक, है ना, वो चालू हो जाता है ना। सो दीज आर ऑल्सो एसोसिएटेड सिम्टम्स जो चालू हो जाते हैं। अगर एंजाइटी के अंदर ही कभी कभार पैनिक भी हो जाता है पेशेंट, है ना, तो कई बार उनकी धड़कनें तेज हो जाती है, कंपन आने लग जाती है, पसीने आने लग जाते हैं, वो लेकिन एक एपिसोड आता है फिर वो खत्म हो जाता है। सो इस तरीके से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। लेकिन कोई एक सिंगल एपिसोड या कोई सिंगल दिन अगर ऐसा जा रहा है तो इट इज़ नॉट एंजाइटी। कई बार हो सकता है कि स्ट्रेस के साथ आपको ऐसा हो, लेकिन अगर वो कंसिस्टेंटली चल रहा है आपके साथ, देन डेफिनेटली देयर इज अ नीड कि आप डॉक्टर के पास जाएं, है ना। और हाँ बताइए सर हाँ, प्लीज। और जैसे डिप्रेशन में भी ऐसा है ना, कि सिंगल डे अगर आपका मूड सैड है, मजा नहीं आ रहा है, तो आप डिप्रेशन नहीं कहते हैं। उसके साथ कई सारे ऐसे दिन जाने चाहिए आपके, एटलीस्ट 2 वीक्स, है ना, कि भाई जहाँ पे आपका पूरा दिन बड़ा ही सैड सैड जा रहा है, आपको कोई भी अच्छी चीजें हो रही है फिर भी आप उसके साथ रिएक्ट नहीं कर रहे हो, है ना। सेकंड, आपको कोई काम में इंटरेस्ट नहीं आ रहा है ना, थकावट इसके अंदर भी होती है ना। और डिप्रेशन के और एसोसिएटेड सिम्टम होते हैं जैसे कि नींद खराब हो जाना, भूख खराब हो जाना, कॉन्फिडेंस चले जाना, अपने बारे में या दूसरों के बारे में हमेशा नेगेटिव ख्याल आते रहते हैं ना, पेसिमिज्म जिसको हम बोलते हैं। और कई सारे फैक्टर्स होते हैं जिसके अंतर्गत आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। बट अगर आपको लग रहा है कि ऐसी चीज़ें हो रही है तो डेफिनेटली मैं ये बताता हूँ कि आपको या तो अपने जो इमीडिएट ट्रस्टवर्दी फैमिली मेम्बर है या फिर प्रोफेशनल हेल्प तभी आपको ले लेनी चाहिए, है ना। तो आपको क्लियरिटी हो जाएगी कि भाई ये इलनेस है या फिर जस्ट आई एम फीलिंग दैट वे, और
मतलब कि भाई मेरा कुछ ही दिन ऐसे जा रहे हैं या नहीं जा रहे, या फिर ऐसा मेरे साथ कंसिस्टेंटली हो रहा है, तो एक प्रोफेशनल है वो आइडेंटिफाई कर सकता है ना। और तीस, अगर आप सोचोगे ना कि एक 3 इम्पोर्टेंट फैक्टर होते हैं, है ना, अगर मैं बताऊँ, तो एक तो आपकी बायोलॉजी है ना, वो खराब हो जाती है, मतलब नींद भूख खराब हो जाती है। एक आपकी सोशल लाइफ है ना, वो खराब हो जाती है, मतलब आप जिस तरीके से काम करते हो, है ना, जिस तरीके से लोगों से मिलते हो, वो खराब हो जाता है। और तीसरी चीज होती है वो आपकी साइकोलॉजी, मतलब आपके जो दिमाग में ख्याल आते हैं, आपकी कोपिंग स्ट्रेटेजी है ना, आपके इमोशंस फ्लक्चुएशंस, वो बहुत ज़्यादा होने लग जाते हैं। तो 3 एरिया के अगर अंदर आपको डिफिकल्टी आई ना, तब आप मान सकते हैं कि दिस इज इलनेस, अदरवाइज कुछ सिम्टम्स हो सकते हैं। तो ये जो अभी मेंटल हेल्थ अवेयरनेस जो बढ़ रही है, सो उसका मतलब वो ओवर हाइप्ड है या क्या है चीज वो? देखिए एक ओवर डायग्नोस भी मे भी कह सकते हैं, कैसे कैसे? नहीं, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है आपका, लेकिन देखिए एक बड़ी अच्छी चीज़ हुई है आजकल कि भाई मेंटल हेल्थ अवेयरनेस तो बढ़ी है, उसमें कोई डाउट नहीं है। मतलब हाँ, पहले से काफ़ी थोड़े से लोग अवेयर है कि भाई हाँ यहाँ पे मुझे जाना चाहिए, पर ओवर डायग्नोसिस भी बढ़ गया है ना। Okay. कि भाई कई बार लोग पूछते हैं चैट जीपीटी से कि भाई मेरे को ये अभी आजकल ऐसे भी आया है ना, इवन इन भावनगर में अब बताऊँ ना कि कुछ दिन पहले ही मेरे पास एक पेशेंट आया है ना, उनको कुछ एंग्जाइटी सिम्टम्स आ रहे थे, तो उसने लिखा चैट जीपीटी में कि भाई मेरे साथ ये दिक्कतें हो रही है, तो मैं क्या करूँ। तो चैट जीपीटी ने शायद डॉक्टर्स के नाम लिखे होंगे, तो उसमें एक मेरा नाम था, तो मेरे पास आया और मुझे बताया कि चैट जीपीटी ने बोला है मुझे आपके पास जाना है। सो दिस इज लाइक पेशेंट इज आल्सो प्रेजेंटिंग इन दिस वे, है ना। तो अभी थोड़ा मतलब सिनारियो चेंज हो रहा है, और कई बार वो पूछ के डायग्नोसिस भी कर लेते कि सर अब ये हो गया, क्या आप मुझे मेडिसिन देंगे, क्या मुझे थेरापी देंगे। पर कई बार हम समझाते हैं कि दिस इज नॉट ए इलनेस, ये आपको सिम्टम्स आ रहे हैं कुछ कुछ, यस डेफिनेटली, अगर आपको ये परसिस्टेंट रहते या फिर और चीज़ें खराब होती है तो आपको ट्रीटमेंट लेना चाहिए, अदरवाइज सिंपल आप योगा मेडिटेशन या फिर आपकी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से भी उसको मैनेज कर सकते हैं, है ना। हमारी टीम में है जो चैट जीपीटी से पूछता है क्या मैं डिप्रेशन में हूँ, एंजाइटी में हूँ। सो यस। तो सर अभी फोन्स और रील उसमें कितना काम रोल प्ले कर रहे हैं ये चीज में, लाइक इंस्टाग्राम और वो सब? हाँ, देखिए ये है ना फ्री का डोपामीन है। पहले अगर हम छोटे थे ना, तो हमारे पास ना तो फ़ोन होते थे ना टीवी होते थे, है ना, घर पे। तो क्या होता है कि हम पूरे दिन कुछ ना कुछ अपना टाइम पास करने के लिए क्रिएटिव होते रहते। लेकिन आजकल का जो टाइम है ना, वहाँ पे मोस्ट ऑफ मतलब जो एडोलसेंट है ना, क्रॉस कर जाते तो उनके पास फ़ोन होते हैं, तो उनको बस स्क्रॉल करेंगे तो डोपामिन मिल गया, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। फिर स्क्रॉल किया, फिर डोपामिन मिल गया, है ना। तो कॉन्स्टेंटली उनको एक ऐसा मतलब हार्मोन मिल रहा है ब्रेन के अंदर कि वो उनके लिए प्रॉब्लम कर रहा है। लेकिन जब भी वो नहीं मिलेगा तो वो बड़े से फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, बड़े से इरिटेबल हो जाएंगे, है ना। सो ये फ़ोन और जो रील्स है ना, वो सब आपको कॉन्स्टेंटली आपके ब्रेन को कंडीशन कर रहे हैं, है ना। वो हमें समझना पड़ेगा, उससे कहीं ना कहीं थोड़ा सा सेपरेशन बना के रखना पड़ सकता है ना, अदरवाइज ये प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। और ये जो सर अभी अटेंशन स्पैन भी कम हो रहा है, तो उसमें आपका टेक क्या है? वो अच्छी बात है कि नहीं, वो बहुत खराब बात है? देखिए क्या हो रहा है कि जैसे ही ये फेज चालू हुआ ना, डिजिटल फेज है ना, मतलब प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया है ना, मतलब शिफ्ट जब से हुआ है सब सारी चीज़ें, तो एक चीज़ें तो कॉमनली ऑब्जर्व हो रही है कि हर लोगों को कुछ ना कुछ करना है ना। अगर आपने किसी मतलब फ्रेंड्स का या उसकी मतलब वाइफ का देख लिया पिक कि भाई ये तो बाली चले गए, ये तो मालदीव चले गए, है ना, तो फिर हमें भी प्लान बनाना है, फिर ये तो यहाँ पे पार्टी कर रहे हैं, हमें भी पार्टी करना है। तो ऑलवेज क्या हो रहा है कि ये खत्म हो गया, अब ये करना है, अब ये करना है, अब ये करना है, तो कुछ पॉज नहीं आ रहा है लाइफ में, है ना। तो ऑलवेज देयर इज अ डिस्ट्रैक्शन, है ना। तो जब डिस्ट्रैक्शन इतने सारे होते हैं, आप मतलब ओवरली उसके साथ एंगेज हो जाते हो ना, तब क्या होता है कि भाई आपका जो स्पान है ना, अटेंशन स्पान, वो कम होने लग जाता है। मतलब होना चाहिए लाइफ में कि आप बिल्कुल कुछ करे बिना भी रह पाए, है ना। तो दैट इज़ अ वंडरफुल फेज कि अगर आप अकेले हो, बैठे हो शांति से, कुछ है भी नहीं, फ़ोन भी नहीं है, कोई भी नहीं है, फिर भी आप पीसफुल हो, है ना, कुछ भी नहीं करना है तब भी शांति बनाए रखे, तो अटेंशन स्पान बढ़ सकता है, तो आपकी क्रिएटिविटी आएगी। अदरवाइज क्या होगा कि आप ऑलवेज स्टक हो जाओगे, कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ। सो देर इज अ डेफिनेटली अ नीड ऑफ फोर्स।
मतलब पोज चाहिए लाइफ में। तो और ये सर अभी जैसे करंट जनरेशन में ये प्रॉब्लम है कि जैसे जिनके पास अभी लाइक हम बात करें हमारे फादर की या मदर्स की, तो जो एज जिनकी ज्यादा है तो उनमें भी ये तकलीफ आ गई है, लो लाइक अटेंशन स्पैन कम हो गया है, ओवर स्टिम्युलेट हो गए हैं लोग, या फिर देखिए नहीं? ये अगर आप देखोगे ना तो इट इज़ नाउ अफेक्टिंग टू मोस्ट ऑफ वन, क्योंकि सबके पास आ गए फोन्स है ना। सब ना सब अगर आप देख रहे होगे ना किसी मम्मी पूरे दिन सप्ताह सुनते रहते हैं, या फिर कोई ना कोई ये सुनते रहेंगे। आजकल तो लोग कहीं पे भी जा रहे हैं फ़ोन साथ में ही होना चाहिए। तो डेफिनेटली जो आपका पॉइंट है ना कि ओवर स्टिमुलेशन, हाँ डेफिनेटली ये हो गया है ना। सारी जनरेशन के अंदर कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा। ऑब्वियसली जो हमारी जनरेशन है ना, मतलब हाँ उसके अंदर थोड़ा फैक्टर ज़्यादा है कि वो थोड़ा टाइम भी पॉज नहीं कर सकते इस सिचुएशन को। अगर कर दिया तो कुछ ना कुछ मिस हो जाएगा। तो जो फियर ऑफ मिसिंग आउट है ना, वो भी उनको बड़ा आजकल परेशान कर रहा है आजकल, है ना। सो डेफिनेटली वो ओवर स्टिमुलेटेड रहना चाहते हैं क्योंकि उन्होंने वो एक्सपीरियंस ही नहीं किया है ना, एम्प्टी स्पेस। यस ट्रू। तो कौन से स्ट्रगल लोग सबसे ज्यादा हाइड करते हैं? तो लाइक आपके सामने भी कोई ओपनली नहीं होता या फिर कोई थर्ड पर्सन के साथ ऐसे? तो जो मुझे लगता है ना साइकोलॉजिकली जो ज़्यादा हाइड करते हैं वो है कि मैं कहीं ना कहीं आई एम अ फेलियर पर्सन, है ना। वो उनको लगता है, या फिर आई एम अ वर्थलेस पर्सन। ये अगर उनके दिमाग में है ना तो वो बड़ा डिफ़िकल्ट फेज़ आता है। वो छुपाने की कोशिश करते रहते हैं, वो कंपनसेट करने की ट्राई करते रहते हैं साइकोलॉजिकली, इमोशनली। कहीं न कहीं बार फैमिली डायनामिक्स वो अल्टर करने की कोशिश करते हैं ना, परिवार के अंदर या फिर फाइनेंशियली सब कुछ ट्राई करते हैं कि कहीं न कहीं अपनी कमज़ोरी ना दिख जाए। तो वो अगर छुपाने के लिए बड़ा स्ट्रगल करते हैं मेरे मेरे हिसाब से लोग। ओके। अभी मुझे लाइक आगे बढ़ना है, पर मुझे अभी ऐसा हो रहा है कि लेट्स फोकस फर्स्ट के कौन से लाइक अभी किसी को स्ट्रेस फील हो रहा है, एंग्जाइटी जैसा फील हो रहा है, चलो एंग्जाइटी डायग्नोज नहीं हुआ है, तो उसको अगर उससे कोप होना हो विदाउट एनी हेल्प, लाइक उसको नहीं साइक के पास जाना है, नहीं चैट जीपीटी करना है, कुछ भी, तो उसको क्या स्टार्टिंग से करना चाहिए? लाइक जो उसकी लाइफस्टाइल में चेंज करनी चाहिए क्या? आई वुड डेफिनेटली से लाइफस्टाइल के अंदर चेंज करना चाहिए, है ना। और जो चेंजेस है ना वो मल्टीपल लेवल पे हो सकते हैं, है ना। एक वन ऑफ द थिंग इज़ कि भाई आप अपना जो रूटीन है ना उसको पहले से ठीक करने की कोशिश करें। मतलब है ना कि कई बार क्या होता है कि जैसे हमारी 5 डेज़ 10 डेज़ के बाद कोई मीटिंग है या फिर मतलब कोई ऐसा प्रोजेक्ट है जो हमें करना है, तो आमतौर पे लोग क्या करते हैं भाई 3-4 दिन पहले चालू करेंगे, फिर बोल रहे हैं कि हमें एंग्जाइटी हो रही है ना। तो ऑब्वियसली होएगी अगर आप नहीं करोगे। तो मतलब सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, अगर एंग्जाइटी से कोप अप करना है ना, तो शेड्यूलिंग ठीक करना पड़ेगा, है ना। सेकंड जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है ना वो है स्लीप और एपेटाइट। उसको बड़ा इम्पोर्टेंटली मतलब लाइफ के अंदर ठीक रखना है। अगर आप स्लीप ठीक नहीं कर पा रहे हो, आपका डाइट ठीक नहीं कर पा रहे हो, तो देयर इज़ अ डेफिनेटली अ प्रॉब्लम, है ना। थर्ड होता है कि आपकी जो लैक ऑफ एक्सरसाइजेज है ना, वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है ना। तो क्यों कई बार वो लोग बड़ा सेडेंट्री लाइफस्टाइल जीते हैं, है ना, और कुछ नहीं करते, फिर एंग्जाइटी होना चालू हो जाते हैं। फिर जब चालू करेंगे तो थोड़ा रिलैक्स हो जाएगा, फिर बंद कर देंगे, फिर वापस एंग्जाइटी होएगा। सो ये भी लाइफस्टाइल के अंदर प्रॉब्लम है। सो कांस्टेंट एक फिजिकल एक्टिविटी होना बड़ा इम्पोर्टेंट है ना। तो ये सारी अगर फैक्टर ध्यान रखते हैं और फिर भी अगर रख लेंगे ना, तब भी ऐसा नहीं है कि एंग्जाइटी नहीं आ सकती। ऐसा कुछ नहीं है कि कोई इम्यूनाइजेशन है, अगर कर दिया तो एंग्जाइटी नहीं आ सकती। आ सकती है। अगर आ सकती है तो हेल्प लेनी चाहिए, मुझे ये लगता है ना। कि कई कई सारे ऐसे मेरे क्लाइंट है जो सब कुछ कर भी रहे तब भी साइकोलॉजिकल डायमेंशन पे प्रॉब्लम हो सकता है ना। कि जिम जा रहे, मेडिटेशन क्लासेस में जा रहे हैं, तब भी हो सकता है। एग्जैक्टली मेरा पॉइंट यही था कि अगर सब कर रहे हैं, लाइक प्लान भी कर रहे हैं अपना, लाइक फिजिकल हेल्थ को भी ध्यान रख रहे हैं, फिर भी ये चीज हो सकती है। हाँ डेफिनेटली हो सकती है। अगर आपकी लाइफ में सब सही चल रहा है ना तब भी हो सकता है। सो देयर इज नो पॉइंट ऑफ टाइम कि भाई आपको नहीं हो सकता है। आई वन सीन सम साइकियाट्रिस्ट स्ट्रगलिंग विद एंजाइटी। ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं हो सकता है, कि सब 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 सफ़र करते हैं ना इससे। सो डेफिनेटली अगर इम्पोर्टेंट है ना आपकी स्ट्रेंथ की, आप मांग लो हेल्प। अगर आप मांगोगे नहीं ना तो बड़ा
परेशान रहोगे आप लंबे टाइम तक, है ना। मुझे ये लगता है इवन फॉर डिप्रेशन, इवन फॉर अदर साइकेट्रिक इलनेस, कि आपको हेल्प ले लेनी चाहिए इफ़ यू कंसिडर कि भाई आपको है दिक्कत। तो हाई परफॉर्मिंग लोग जो होते हैं, लाइक आप भी बात करते हैं साइकेट्रिस्ट ही, चलो लेट्स स्किप दैट साइड, बट हाई परफॉर्मिंग लोग तो कौन सी बात को कहते हुए जूझते हैं? हाँ, लाइक उनको तो सब पता ही होगा, तो फिर भी क्यों ये चीज होती होगी? देखिए जो है ना वो हाई परफॉर्मिंग लोग होते हैं, है ना, ऐसा नहीं कि उनको साइकेट्रिक इलनेस नहीं होएगी, उनको भी होती है। डेफिनेटली जो स्पेक्ट्रम ऑफ इलनेस है ना वो चेंज हो जाएगा। मतलब अगर अगर दूसरा कोई लोअर सोशो इकोनॉमिक स्ट्रेटा में है, लोअर परफॉर्मेंस लेवल पे, मतलब अपनी लाइफ के अंदर, है ना, तो उनके प्रॉब्लम्स डेफिनेटली अलग होंगे। बट हाई परफॉर्मेंस लोग होएंगे, उनके भी साइकेट्रिक इशू आ सकते हैं, बट उनको डिफरेंट टाइप ऑफ इश्यूज रहता है ना। परफॉर्मेंस प्रेशर रहेगा, एंग्जाइटी रहेगा, डिप्रेशन रहेगा, इंसोम्निया रहेगा, है ना। तो ये कई सारे प्रॉब्लम्स रहते हैं। मतलब स्पेक्ट्रम ऑफ इलनेस चेंज हो रहा है, बट ऐसा नहीं कि उनको नहीं हो सकता। डेफिनेटली हर एक क्लास ऑफ पेशेंट्स को साइकेट्रिक इलनेसेस हो सकती है, बट जस्ट मॉडल चेंज हो जाता है कि भाई कौन सा प्रेजेंटेशन ज़्यादा होगा किसमें, कौन सा कम होगा, है ना। जैसे बात करें कि सक्सेसफुल लोग भी मेंटली तो इल हो ही सकते हैं। डेफिनेटली डेफिनेटली हो सकते हैं। बट वो लोग, लाइक जैसे मैंने सुना हुआ है, लाइक अब बात कर लें जो फेमस सेलिब्रिटीज की बात करें, दे टेक सेशंस, लाइक काउंसलिंग के लिए जाते हैं मल्टीपल टाइम्स, तो वो क्या चीज़ हेल्प करती है? हाँ डेफिनेटली थेरापी इज़ अ वंडरफुल थिंग, है ना। क्योंकि जब हम बड़ा हमारे माइंड को, है ना, बड़ा कॉम्प्लेक्स कर देते हैं, तो जैसे हमने पहले ही बताया कि सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत होती है लाइफ में। तो थेरापी क्या है, थोड़ा सिंपल कर देती है हमारे माइंड के फंक्शंस को, है ना। बड़े कॉम्प्लेक्स मैथमेटिक्स अगर इक्वेशन ले ले आपको सोल्व करना है, तो उसको बड़े सिंप्लीफाइड वर्जन में अगर हम उसी को समझा दें तो हमारा माइंड कैसे रिलैक्स हो जाएगा, है ना। वैसे ही थेरापी, अगर कॉम्प्लेक्स इमोशनल प्रॉब्लम आ रहे तो हो सकता है कि कई बार थेरापिस्ट इस तरीके के क्वेश्चंस आपको पूछें, है ना, कि जहाँ से आपको समझ में आए कि भाई हाँ मेरे साथ जो एक्सपीरियंस हो रहा है इट इज़ बिकॉज ऑफ माई दिस बिलीफ सिस्टम, ना। अगर इसको मैं ठीक से अरेंज कर लूँ तो मेरी लाइफ ठीक हो जाएगी, इतना कॉम्प्लिकेटेड करने की ज़रूरत नहीं थी मुझे एक्चुअली, है ना। सो थेरापी इज़ डेफिनेटली अ प्लेस कि जहाँ पे आप जा सकते हो। और आई वुड रिकमेंड, अगर आपको डाउट भी है ना, देन यू कैन ऑल्सो गो टू द थेरापिस्ट एंड आस्क देम कि भाई हाँ ये चीज़ें हो रही है मेरे साथ और क्या करना चाहिए मुझे, है ना। आई एम नॉट अगेंस्ट थेरेपी, आई एम सॉरी, बट मुझे ऐसा फील होता है कि थेरेपी क्या है कि एक थर्ड पर्सन है या सेकंड पर्सन है जिसके अकॉर्डिंग हम हमारी स्टोरी बिल्ड करते हैं। लाइक आज मेरा प्रॉब्लम है, मुझे ए टू सी जाना है, ए टू डी जाना है, जी। बट प्रॉब्लम आ रही है मुझे ए टू डी जाने में, बट थेरेपिस्ट बोलेगा ए से सी जाओ, बी जाओ एंड देन डी जाओ। बट मे बी ऐसे भी जा सकते होंगे या फिर ए बी सी डी करके भी जा सकते होंगे। सो मुझे ऐसा फील होता है कि एक रास्ता, लाइक ही और शी हमें रास्ता दिखाते हैं कि ये सही पाथ है, या फिर वो अपने आप ही हमें गाइड करते हैं, कैसे होता है? लाइक देखिए थेरापी इज लाइक अ सेल्फ रिफ्लेक्शन, है ना। कि भाई मतलब आप, अगर आपको कोई क्वेश्चन है और आप खुद से पूछते हो कि भाई मुझे क्या करना चाहिए इसके लिए, व्हाट कैन आई डू बेस्ट फॉर दिस, अगर, है ना, आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप किसी से पूछोगे ना कि भाई हाँ क्या करना चाहिए मुझे, शायद आप गाइड कर सको। तो बस उसके अंदर सिर्फ आप कंसिडर कर लीजिए कि देयर इज सम साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम विथ यू आर आस्किंग देम कि क्या हो सकता है इसके लिए बेस्ट। सो ए इम्पोर्टेंट नहीं है कि ए बी सी डी, है ना। थेरापिस्ट आपको गाइड नहीं करते, दे जस्ट हेल्प यू टू फाइंड आउट योर ओन वे, कि आप अपना रास्ता खुद ढूंढिए, लेकिन बड़े साइंटिफिक मैनर में सिखाते हैं वो, है ना। कोई मतलब चल के नहीं लेके जाएंगे आपको। ओके बस मुझे बस यही डाउट था। ओके ओके। और अभी रिलेशनशिप्स के साइड भी आता है, अच्छा। तो फिर उसमें भी अभी आजकल के रिलेशनशिप बहुत फ्रेजाइल हो गए हैं। सो उसमें आपका क्या टेक है? लाइक अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी ये कितना रोल प्ले करता है? लाइक एक अच्छा पार्टनर है अगर आपके साथ, तो आपका माइंड सेट कैसा रहता है, और अगर पार्टनर अच्छा नहीं है तो आपका माइंड सेट कैसा रहता है? वो डिपेंड करता है। डेफिनेटली देखिए क्या हो रहा है कि आजकल इन टाइम्स ऑफ सोशल मीडिया, है ना, कि एक्सपेक्टेशंस तो बहुत बड़ी है,
उसमें कोई डाउट नहीं है कि भाई डेफिनेटली। पार्टनर ऐसा होना चाहिए, एक दूसरे को रील शेयर करते कि भाई देखो ऐसा होना चाहिए, है ना। सो ये हो रहा है, पर यस। कोई वो नहीं सिखाता कि अगर रिलेशन के अंदर इमोशनल इशू आ रहे हैं, रिलेशन के अंदर मतलब जो कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं ना, तो उसको सोल्व कैसे करना है। तो जो कॉपिंग स्किल है ना, वो काफ़ी कम हो गई है ना, लोगों के अंदर कि थोड़ा सा भी एक एडजस्टमेंट विंडो होना चाहिए ना रिलेशन के अंदर, है ना। तो वो मतलब नेगोशिएटिंग टेबल पे बैठना ही नहीं चाहता है। कई बार ऐसे केसेस हम देखते हो ओपीडी में कि भाई नहीं सर मुझे अब नहीं रहना है इसके साथ, बस मुझे छोड़ देना है। अगर जेन्युइनली अफेक्शन है, जेन्युइनली लव है, देन आई वुड से कि लेट्स ट्राई आउट, बराबर देखते हैं कि क्या हो सकता है इसके अंदर। यस। हो सकता है कि हर एक रिलेशन है वो परफेक्ट नहीं है ना, मानते हैं। मतलब हो सकती है उसके अंदर कई सारी वीकनेसेस, है ना, लेकिन अगर कोई भी रिलेशन पकड़ लो, आप एक छोड़ दोगे तो दूसरी में कमजोरी नहीं आ सकती क्या? आ सकती है, पर उसको आपको एक एडजस्टमेंट विंडो के तहत अगर आप कर पा रहे हो, है ना, तो आपको करनी चाहिए, है ना, कि कहीं ना कहीं एक एडजस्टमेंट रेशियो थोड़ा रखना पड़ेगा ताकि एक रिलेशन ठीक चल पाए। ठीक चल। 100% आप जैसे इंस्टाग्राम फेसबुक में देखते हो ऐसी तो लाइफ नहीं होती। तो ये जो अटैचमेंट वर्ड है वो एक रियल इश्यू है या ओवर यूज टर्म है? ओके, सबसे पहले थोड़ा समझना पड़ेगा कि अटैचमेंट होता क्या है ना, कि एक अटैचमेंट है ना एक साइकोलॉजिकल टर्म, कि भाई जैसे हम छोटे होते हैं तो हमारा अटैचमेंट होता है हमारे पेरेंट्स, है ना। तो अगर वो अटैचमेंट एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी वाला होगा तो वो कहीं ना कहीं इम्पेक्ट करेगा हमारी दूसरी रिलेशन को। तो आजकल क्या है कि अटैचमेंट नहीं रहा, है ना, कि अटैचमेंट करना ही नहीं है, तो इस तरीके के टर्म लोग यूज़ करते हैं, है ना। अगर एक ब्रेकअप हो गया ना तो फिर लोग सोचेंगे कि भाई कभी भी रिलेशन नहीं ट्राई करना, वो इतने दूर हो जाते हैं कि भाई मतलब अवॉइडेंट अटैचमेंट बोलते हैं इसको, कि हमें करना ही नहीं है, रिलेशन में जाना ही, दूसरी बात ट्रस्ट ही नहीं करना है ना किसी पे। करूँगा तो हर्ट होगा ना, करूँगी तो हर्ट होगा ना, लेकिन करना ही नहीं, है ना। तो आई वुड से कि एक सिक्योर अटैचमेंट होना चाहिए, कि जिसका मतलब है कि भाई आप पास में हो तब भी एक दूसरे के ऊपर बर्डन नहीं बन रहे हो, और डिस्टेंट हो तब भी एक सेफ स्पेस में हो, है ना, कि भैया इतना ट्रस्ट है। तो एक दिस इज कॉल्ड अ सिक्योर अटैचमेंट, तो वो होना चाहिए। ना तो बहुत एंशियस अटैचमेंट होना चाहिए। एंशियस अटैचमेंट का मतलब है कि भाई हम इतना करें हमारे पार्टनर के लिए कि भाई फिर अगर उसने जरा सी भी गलती कर दी तो हमें लगने लग जाए कि देखो मैंने तो इतना किया लेकिन उसने तो कुछ नहीं किया हमारा। या फिर अवॉइडेंट अटैचमेंट होता है जिसके अंदर हमें लगता है कि भाई पार्टनर मतलब चाहिए ही नहीं, ट्रस्ट ही नहीं है किसी के ऊपर। सेफ इज सिक्योर अटैचमेंट, कि भाई जहाँ पे ठीक है पार्टनर है, अगर साथ में है तब भी सेफ है ना, और दूर है तब भी ट्रस्ट है। सो दैट इज बेस्ट पैरामीटर। तो एक ये ओवर यूज टर्म नहीं है, एक्चुअली अटैचमेंट के भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स टाइप्स होते हैं। और ये जो ब्रेकअप होता है लोगों का, सो वो एक कितना लाइक मेंटल हेल्थ पे वो कितना असर एक्चुअली होता है या फिर इट्स जस्ट इन माइंड? नहीं होता है डेफिनेटली। देखिए अगर आप किसी के साथ हो, है ना, तो कांस्टेंट वैलिडेशन मिलता है ना। तो कॉन्स्टेंटली जब भी वैलिडेशन मिलता है तो हमारा दिमाग एक तरीके से डोपामिन रिलीज करता है ना। किसी के साथ होते हो तो दैट इज सेंस ऑफ सिक्योरिटी होती है ना। लेकिन जैसे ही वो चला जाता है तो कई सारी हमारी इमोशनल नीड होती है, कहीं बायोलॉजिकल नीड होती है, कहीं सोशल नीड्स होती है, वो कंप्लीट नहीं हो पाती। तो जब भी वो सिचुएशन से जाते हैं ना तो काइंड ऑफ विड्रॉल चालू हो जाते हैं लोगों को, कि भाई हाँ अब नहीं है तो क्या होगा, अभी को वो किक नहीं मिल रही है लाइफ में, है ना। सो ये डेफिनेटली दिस इज़ अ रियल इशू, कई बार आता है ना। और कई लोगों की अच्छी कोपिंग स्किल होती है तो वो बड़े म्यूचुअली डिस्टेंट होते हैं, है ना। तो भी आराम से अपने आप को मैनेज कर लेते हैं कि भाई हाँ ठीक है। तो यहाँ पे अटैचमेंट का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर सिक्योरली है आप अटैच्ड, है ना, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी कि भाई म्यूचुअली सब डिस्टेंस हो रहा है, इट्स ओके, है ना बहुत। लेकिन अगर आप एंशियस अटैचमेंट दे रहे हो और जरा से भी दूर गए आपके पार्टनर तो आप बड़े एंशियस फील करने लग जाओगे, आप बड़े पॉजेसिव हो, तो इन दैट केस, है ना। तो डेफिनेटली देर इज आई वुड से कि ये रियल इशू तो है ब्रेकअप, है ना। या फिर जो रिलेशन के और दूसरे टाइप्स होते हैं, अगर आप इसको मैरिज के अंदर भी देख लो तो डिवोर्स इज ऑल्सो वन ऑफ द रियल इशू जहाँ पे मेंटल हेल्थ इम्पेक्ट होती है, क्योंकि कहीं ना कहीं दिस इज लाइक लॉस ऑफ लव्ड वन, है ना, कि भाई यस। हमारा जो जिससे हम प्यार करते हैं वो थोड़े से हमारे
से दूर हो गए, है ना। तो फिर बड़े ओवर कंपनसेटरी बिहेवियर भी होते हैं ना, आजकल जो सिनेमा में दिखाया जाता है काफ़ी, कि भाई नशे कर लेते हैं, ऐसे भी होता है हाँ। ना। हाँ, कि जो नशे कर लेते हैं या फिर कहीं बड़ा हाई रिस्क बिहेवियर करने लग जाते हैं लोग, है ना। यस यस। सो डेफिनेटली इट इज़ अ रिस्की वन, है ना। लेकिन इसको अगर बड़े अच्छे से मेच्योरली हैंडल करें तो दिस कैन बी डन, एंड मतलब हो सकता है इसको सॉल्व करना। मैन की मेंटल अवेयरनेस पे अगर आए तो मैन को क्यों इतना डिफिकल्टीज फेस होती है अपनी मेंटल अवेयर लाइक मेंटल हेल्थ को लेके बात करने में, या मतलब एक्सप्रेस क्यों नहीं कर पाते हैं? एक तो ये हमारी थोड़ी सोसाइटी का बड़ा दिक्कत वाला इशू है ना, कि जहाँ पे अगर हमें टिपिकली मेल को ये सिखाया बहुत गया है कि भाई यू हैव टू बी अ माचो, है ना। अगर आप ठीक से मतलब अपनी कम मतलब चीज़ें, इमोशनली चीज़ें बताते हो ना, तो आप बड़े कमज़ोर इंसान हो। इवन इन ओपीडी अगर हम कोई फादर एंड सन आए हुए हैं और सन अगर कुछ इमोशनल चीज़ें बात करे, तो फादर बोलते हैं ना गुजराती में, आ तो बहुत नबड़ो है। ये तो बड़ा वीक है ना। तो इस तरीके से कमेंट्री आती है, इवन इन ओपीडी वी आल्सो से दैट। तो ये काफ़ी बड़ा डिफिकल्ट इशू है फॉर अ मैन, कि वो भी आखिरकार इंसान ही है, उसके अंदर भी सेंसिटिविटी हो सकती है ना। वो भी बता सकते हैं अपनी फीलिंग्स, उसमें कुछ नहीं है ना। अगर उसको क्रिटिसाइज करने की ज़रूरत नहीं है, कि अगर आप बता रहे हो कि भाई हाँ मेरे को ऐसा एक्सपीरियंस हो रहा है, तो डेफिनेटली यू कैन शेयर इट। अगर नहीं बता रहे हो तब बड़ा प्रॉब्लम उनके साथ भी हो सकता तो सर लोग कोप कर रहे हैं अपने आप को लाइक इसमें, या एस्केप करने का इजी है? लाइक कोप करना इज इजी और एस्केप करना इज इजी? है। देखिए, कॉपिंग इज डिफिकल्ट बट एस्केपिंग इज इजी, है ना। कि चल लिया कि कोई भी, मान लेते कि एक एग्जांपल देता हूँ ना, एक वाइफ आ रही है ओपीडी के अंदर और हमें बता रही है कि सर मेरे साथ अगर ये प्रॉब्लम्स हो गए ना घर में, तो मैं अपने हस्बैंड को आ, बताती हूँ कि मैंने आज ऐसा एक्सपीरियंस किया, है ना, पूरे दिन। तो हस्बैंड क्या करता रहेगा कि फ़ोन देखेगा, रील्स चलाएगा, यूट्यूब वीडियो देखेगा, अपनी पिक्चर्स देखेगा। फिर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम क्या हो जाता है कि भाई मतलब हस्बैंड को सुनना नहीं, तो वाइफ अपना बिजी देख लेती है, मतलब वो भी समझ जाती है कि भाई इस रिलेशन में से मुझे कुछ मिलना नहीं है, इमोशनल अटैचमेंट। तो वो अपना दूसरा रास्ता एस्केपिज्म वाला देख लेती है, हस्बैंड अपना दूसरा रास्ता देख लेते हैं, एंड बोथ ट्राई टू एस्केप। कोई रियल इशू जो है उसके ऊपर बात नहीं करना चाहिए, मतलब अगर है तो। कोपिंग है ना, वो बड़ा इंपॉर्टेंट मेजर होता है कि आप किस तरीके से सॉल्यूशन के ओर जाते हो, है ना। तो ये एक बड़ा आजकल क्या होता है कि लोगों को इजी हो गया है एज अ फ्रॉम सोशल मीडिया पर्सपेक्टिव, कि कोई सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, अपना अपना फ़ोन में लगे रहो, है ना, और फ्री का डोपामिन खाते रहो। So, ये एक्चुअली कोपिंग कोप करना चाहिए, चाहिए लाइक डिस्कस डेफिनेटली, करना चाहिए। डेफिनेटली देयर इज अ नीड ऑफ डिस्कशन। अगर है, अगर आपका पार्टनर ही इमोशनली सफ़र हो रहा है, या आपका कोई फैमिली मेम्बर इमोशनली सफ़र हो रहा है और वो चाहता है कि भाई मैं डिस्कस करूँ, है ना, तो डेफिनेटली मतलब होना चाहिए, है ना। या फिर अगर आपको लग रहा है आप फैमिली मेम्बर को समझ में नहीं आ रहा है कि भाई मैं क्या करूँ, तो एटलीस्ट टेक हिम टू द प्रोफेशनल और टेक हर टू द प्रोफेशनल्स, है ना। वो तो एटलीस्ट कर सकते। कई बार हम देखते हैं कि सिंपल अकेले पेशेंट आ जाते हैं, ना कोई साथ में आता है, ना कोई बताना चाहता कि इसको क्या प्रॉब्लम है ना। सब लोग सोचते हैं कि ये तो बस ऐसे ही है, बस ये सिर्फ भागना चाहता है, अपनी रियलिटी के अंदर जीना नहीं चाहता, इसको कुछ काम नहीं करना है, इसीलिए ये सब कर रहा है। एक्चुअली ऐसा नहीं है, बिकॉज देर इज़ अ सफरिंग, उसके साथ हो रही है दिक्कत है, इसलिए वो एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहा है या कर पा रही है ना। सो ट्रू। डेफिनेटली एवरीथिंग इज नॉट एस्केपिज्म एज वेल। और सब लोग कॉपिंग जो करना है ना, उसके अंदर कई सारी सपोर्ट सिस्टम भी लगती है ना। सो तो मुझे जैसे लग रहा है अभी, जैसे मैं आप हम लोग बात कर रहे हैं उसमें, कि ओवर थिंकिंग बहुत मेजर रोल प्ले करता है ये सब में। लाइक अगर आप ओवर थिंक नहीं कर रहे हो कोई भी चीज़ को, हाँ, तो आई डोंट थिंक ये सारी प्रॉब्लम्स होगी। इफ़ यू आर ओवर थिंकिंग, हाँ। तो ये चीज़ मेरा सोचना गलत है या नहीं? देखिए, ओवर थिंकिंग है ना, ये प्रॉब्लमेटिक एक तरीके से आप कह सकते हो कि है भी और नहीं भी। और इसलिए मैं कह सकता हूँ कि ये प्रॉब्लमेटिक है कि क्योंकि आप कई सारे बार हम जब देखते हैं ना, मतलब ओपीडी में, तो पेशेंट इतना ओवर थिंक कर लेते हैं कि वो बस सोचते ही रहते हैं, कोई सॉल्यूशन नहीं निकलता उसका, है ना। बस
सोचते जाएंगे एंड दे स्टार्ट सफरिंग ऑफ देयर थिंकिंग, मतलब कि अब क्या होगा, एग्जैक्टली। अब क्या होगा। बट अगर उसकी सॉल्यूशन की एग्जीक्यूशन की बात हो जाएगी ना, तो वो सॉल्यूशन के ऊपर फोकस नहीं करेंगे, उसके साइड एक्शन नहीं लेने की कोशिश हम्म। करेंगे, है ना। सो आई वुड से कि अगर अवर थिंग से आप सॉल्यूशन निकाल लेते हो, हम्म। है ना, तो ठीक है। अगर आप नहीं निकाल पाते हो देन इट इज़ अ प्रॉब्लम, है ना। तो आई वुड से अगर उसका ओवर थिंकिंग के अंदर आपको एक मतलब ऐसा कॉलम ले लेना चाहिए कि भी मान लेते हैं आपके पास ये प्रॉब्लम है, तो सोच लो कि व्हाट इज़ द बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन फॉर इट, ठीक है, उस डायरेक्शन में सोचो, तो ठीक है, दैट इज़ अ साइंटिफिक थिंग। अगर आप बस प्रॉब्लम के बारे में ही सोचते जा रहे हो कि हाँ ये हो गया, अब इसके बाद ये हो सकता है, अब इसके बाद ये हो सकता है, सो दैट इज़ अ प्रॉब्लम, है ना। सो दैट विल लीड टू द एंग्जाइटी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, डिप्रेशन, इंसोम्निया, कई सारी चीज़ें वो फिर ट्रिगर कर देते हैं, है ना। सो इट्स बेस्ट टू थिंक ऑन द सॉल्यूशन, नॉट टू थिंक ऑन प्रॉब्लम। नो, तो ओवर थिंक करनी हो तो भी सॉल्यूशन के साइड करो रेदर देन प्रॉब्लम के प्रॉब्लम के साइड। साइड, हाँ। एक आई वुड लाइक टू ऐड ऑल्सो कि भाई सॉल्यूशन अगर आपको नहीं मिल रहा है ना इमीडिएटली, कि मुझे पता है कि भाई इस चीज़ का सॉल्यूशन नहीं है, अभी के अभी नहीं है, तो छोड़ दो। हाँ, जरूरी नहीं है कि मुझे आज के आज सारे प्रॉब्लम ठीक करने हैं, कोई नहीं कर सकता, कोई भी आज के आज सारे प्रॉब्लम्स सोल्व नहीं कर सकता। इट विल टेक अ टाइम, इट विल रिक्वायर अ पेशेंस, बड़ा लंबा समय लग जाता है कई बार सॉल्यूशन को ढूंढने में। ओके, सो सर थेरेपी लेना मतलब वीक होना तो नहीं है, राइट? लाइक डेफिनेटली नहीं है। जो लोग समझते हैं सोचते हैं उनको हमें मैसेज पास करना है कि थेरेपी लेना वीक नहीं हो आप। लाइक अगर आप थेरेपी ले रहे हो सो आपको उनको, लाइक जो ऐसा सोचते हैं अगर कि वीक हैं वो, उनके लिए क्या कहना है? देखिए, कई बार है ना, जैसे मैंने बताया ना कि प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है सोशली, कि भाई आप साइकेट्रिस्ट के पास जा रहे हैं, तो ये दिमाग की दवाई खा रहा है ना। बीच में एक बड़ी अच्छी सीज़न आई होगी, आपने यूट्यूब में देखी होगी, परफेक्ट फैमिली करके, है ना, सॉरी, सुपर्ब। सुपर सीज़न आपने देखी यस, होगी, है ना। सो इट इज़, सुपर्ब सीजन है वो। हाँ, तो यस। वहाँ पे है ना कितना क्रिटिसिज्म होता है यस। सोशल मीडिया के बहुत। अंदर, मतलब सोसाइटी के अंदर, सॉरी, कि भाई लोग बातें करेंगे कि भाई दिमाग की डॉक्टर की दवाइयाँ खा रहा है इसके पास, भले ही वो सिर्फ थेरापी के लिए जा रहा है, नोबडी इज टेकिंग द पिल्स, बट स्टिल एक बातें बननी चालू हो जाती है, जैसे ही ओपीडी में आया ना, अरे ये तो गया। ट्रू 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 So, ट्रू। ये एक बड़ा प्रॉब्लम है हमारी सोसाइटी में, और ये ओपनली डिस्कस होना चाहिए, है ना, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो मतलब आप डिसेबल हो रहे हो ना, आई थिंक दैट इज़ बिकॉज ऑफ मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स, है ना। तो कई कई बार लोग कई सालों तक काम नहीं करते हैं, डिप्रेशन के कारण से, एंग्जाइटी के कारण से छोड़ देते हैं, नशे के कारण से, वॉट एवर द प्रॉब्लम इट इज़ देयर, बट वो कोई सोचता ही नहीं कि भाई इसको ठीक कर देंगे तो वो फंक्शनल हो जाएगा, है ना। और इसको वीकनेस नहीं है, मतलब कोई कमजोरी नहीं है, इट इज़ अ साइन ऑफ अ स्ट्रेंथ, आई वुड से, कि जाओ बातें करो, क्योंकि वो बात करने में भी बड़ी जिगर चाहिए, है ना, बड़ी स्ट्रेंथ चाहिए कि मुझे ये प्रॉब्लम है, आई एम शेयरिंग दिस विथ यू, है ना। सो इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ स्ट्रेंथ, सो थेरापी इज अ साइन ऑफ स्ट्रेंथ, आई वुड से, इट्स नॉट अ वीकनेस। और एक कौन सा ऐसा पॉइंट आता है लाइफ में कि जब आपको ये डिसीजन लेना चाहिए कि हाँ अब मुझे साइकेट्रिस्ट की ज़रूरत है? ओके, जैसे कि ना, कि अगर आप साइकेट्रिस्ट के पास जाना चाहते हो या मिलना चाहते हो, तो जो आई थिंक शुरुआत के अंदर हमने डिस्कशन किया था कि आपको 3 फैक्टर देखने चाहिए। क्या आपका फिजिकल हेल्थ, मतलब आपकी बायोलॉजी अफेक्ट हो रही है? क्या आपकी जो साइकोलॉजिकल प्रोसेस है, आपकी जो इमोशनल कोपिंग है ना, क्या वो मतलब इफेक्ट हो रही है इसके साथ? क्या आपकी सोशल लाइफ इफेक्ट हो रही है? क्या आप मतलब फंक्शन कर पा रहे हो ना, आपकी जो रूटीन जॉब है वो अटेंड कर पा रहे हो, आपके रिलेशन को मेंटेन कर पा रहे हो? अगर आपको लग रहा है कि इन किसी भी एरिया के अंदर आपको है डिफिकल्टी, देन यू शुड डेफिनेटली गो टू द डॉक्टर, है ना। या फिर कोई आपको सजेस्ट कर रहा है कि भाई तू चला जा एक बार दिखा ले, तो भी जाना चाहिए, ऐसा नहीं है कि नहीं जाना चाहिए इन दैट केस, है ना। सर मुझे अभी ये सब सुन के ऐसा हो रहा है कि आप इमोशनली ड्रेन नहीं हो जाते हो, लाइक इतनी सारी प्रॉब्लम्स को सुन के या फिर ऐसे एटमॉस्फेयर में रह के? लाइक मेरा हो जाता है बहुत बार। लाइक मैं बहुत नेगेटिव एनवायरनमेंट में होता हूँ तो लाइक बहुत गंदी फीलिंग आती है, लाइक मज़ा ही नहीं आता। तो आपका तो क्या हालत होता होगा, लाइक इतनी सारी प्रॉब्लम्स के साथ आपको डील लाइक डेली ऑलमोस्ट
9 or 10 आवर्स काम करते होंगे, उसमें ऑब्वियस है कोई आपके पास क्यों आता है, क्योंकि प्रॉब्लम है इसलिए। डेफिनेटली तो आप इमोशनली ड्रेन नहीं होते हो? होते हैं, हम भी इंसान हैं भाई। होते हैं, हम भी होते हैं, लेकिन क्या होता है कि एक जैसे ट्रेनिंग होती है ना आपकी, उसमें एक अच्छी चीज़ सिखाई ये जाती है कि भाई आप डॉक्टर तो हो, लेकिन आपको एक बाउंड्री समझनी पड़ती है ना। आप इतने भी अटैच नहीं हो सकते पेशेंट के साथ इमोशनली कि आप वो प्रॉब्लम घर पे लेके चले जाओ, है ना। सो आई हैव सेट अप माई रूल्स कि भाई अगर मैं ओपीडी से बाहर निकला ना, तो फिर आप मुझे एज अ डॉक्टर नहीं देखोगे, मैं एक इंसान ही हूँ। मैं साइकेट्रिस्ट नहीं हूँ, हर बार जाके अपनी वाइफ को एनालिसिस नहीं करता रहूँगा, हर बार अपने भाई को एनालिसिस नहीं करूँगा, अपनी बहन को नहीं करूँगा। हाँ ठीक है, वो सब है, मैं एज अ नॉर्मली हूँ, है ना। मैं सब चीज़ें ये सोचता नहीं रहता वहाँ जाके। तो आई सेट माई बाउंड्रीज कि भाई कहाँ पे क्या करना है और कहाँ पे क्या नहीं करना है। और देर इज ऑल्सो कि सपोर्ट भी होता है कलीग्स का। कई बार आपको डिफिकल्टीज होती है तो आप बात कर सकते हो अपने प्रोफेशनल कलीग से, आपके सीनियर से, तो दैट विल इज द थिंग, है ना। लेकिन डेफिनेटली इमोशनल ड्रेनेज होता है फ्रॉम पर्सपेक्टिव ऑफ साइकेट्रिस्ट। कोई एक ऐसा केस होगा जो आपको अफेक्ट कर गया हो? अफेक्ट तो नहीं किया, लेकिन याद है। ऐसे मतलब जो ऐसे कि आप सोचते रहोगे ना कि उसके बारे में क्या हो गया, है ना। एक तो एक ऐसा, मैं दो बता सकता हूँ आपको। एक तो बड़ा फनी है जो भी, है ना, कि एक मतलब कपल आया मेरे पास, है ना। तो क्या हुआ कि उसकी वाइफ को मतलब एडिक्शन का प्रॉब्लम था। तो शुरुआत में उसने, उसके हस्बैंड ने बताया कि भाई इसको प्रॉब्लम है, आप उसकी ट्रीटमेंट करो। फिर वाइफ ने भी बताया कि इसको भी प्रॉब्लम है, तो इसको भी आप ट्रीट करो। पर वो हस्बैंड बोला कि सर अभी मुझे नहीं लेना है ट्रीटमेंट, प्लीज़ आप इसका पहले कर दो। ठीक है, आई हैव स्टार्टेड द ट्रीटमेंट, आई हैव डन काउंसलिंग्स वगैरह। फिर 2 दिन के बाद एक पेरेंट्स आते हैं मेरे पास, और मुझे नहीं पता था कि उनके हैं, है ना। तो उन्होंने बताया कि सर हमारी एक बेटी है, हाँ, उसको ऐसा प्रॉब्लम हो गया, आप ट्रीट करोगे क्या? मैंने बोला हाँ कर देंगे। तो उसने मुझे बताया कि सर ये वाला नाम है। तो मेरे पास सॉफ्टवेयर है, तो मैंने देखा कि ये पेशेंट तो मेरे पास रजिस्टर्ड है। तो मैंने बोला कि ऐसा केस तो है मेरे पास, मतलब यही नाम की बच्ची है। तो वो क्या होता है कि पेरेंट्स के और उसके बीच में बात नहीं हो रही थी कि भाई मैं ऐसा ट्रीटमेंट ले रही हूँ, और उन्होंने लव मैरिज किया था, तो क्या कई बार वो कम्युनिकेशन गैप हो जाता है। और फिर मैंने पेशेंट्स मतलब कपल जो आए थे उसको बुलाया, पेरेंट्स को बुलाया, दोनों मतलब चारों लोग बैठे हुए थे। तो पेशेंट ने अचानक से बोल दिया अपने पेरेंट्स को, मुझे इसके साथ नहीं रहना, मैं तो आपके साथ आना चाहती हूँ। तो उसके पेरेंट्स मुझे भी नहीं पूछा, हस्बैंड को भी नहीं पूछा, पेशेंट को लेके चले गए ओपीडी से। हस्बैंड मेरे सामने देख रहा है, मैं अपने सामने ये क्या हुआ, ये क्या हुआ। सब मतलब दोनों मतलब इतने सरप्राइज हो गए ना। फिर मैंने सोचा कि यार साइकिट्री की ओपीडी में कुछ भी हो सकता है। और दैट इज स्टिल आई थॉट कि फिर एक लर्निंग भी है इस केस के अंदर कि भाई कई बार जो फर्स्ट मीटिंग होती है ना उसके अंदर सब सुलझा नहीं पाओगे। तो अगर आप पहली बार बता रहे हो तो कई सारी ऐसी चीज होती है ना जो हिडन रह जाती है। तो आपको मल्टीपल अटेम्प्ट्स लगाने पड़ते हैं, डॉक्टर के पास जाओगे, कुछ कुछ चीज़ें एक बार बताई, दूसरी बार बताई, है ना। तो एक लर्निंग भी है, पर ऐसा भी होता है जहाँ पे हम भी सरप्राइज रह जाते हैं कि भाई क्या हो गया, है ना। एक दूसरा केस भी है जो थोड़ा आई ओपनर है कि भाई एक मदर आई अपनी बेटी को लेके, 4 साल की बेटी है ना। हाँ, तो उसको ऑटिज्म वगैरह डायग्नोस हुआ था बाहर से, और हमने मुझे बोला उसकी मम्मी ने कि भाई इसको ऑटिज्म है, आप ठीक कर दो, है ना। मैंने बोला कि भाई इट इज़ अ न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर, इसके लिए थोड़ा आपको टाइम लगेगा, मतलब और कई सारी काउंसलिंग, कई सारी थेरापीज वगैरह के अंदर भी आपको जुड़ना पड़ेगा, ऐसे ही नहीं ठीक होएगा ये, इट रिक्वायर्स टाइम। तो उसके साथ 4-5 फैमिली मेम्बर है, देवर फ्रॉम रूरल बैकग्राउंड, है ना। तो वो सारे लोग बोल रहे थे कि इसकी मम्मी ने ही कुछ किया है कि ऐसी हो गई हमारी बच्ची, है ना। वो मानने को तैयार नहीं है, और कॉन्स्टेंटली उसकी मदर को मतलब क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि भाई हाँ ऐसा तुमने ही ऐसा किया। मैंने भी समझाने की कोशिश करी, बट थोड़े दिन के बाद ऐसा आया कि भाई उसकी मदर ने अपने आप को सेल्फ हार्म अटेम्प्ट करने की कोशिश करी। लकीली शी वाज सेव्ड। बट क्या होता है कि कई बार जो हमारा फैमिली मेम्बर होते हैं ना, वही हमें पुश कर देते हैं इनटू दिस थिंग, है ना। जब इंफॉर्मेशन भी दे रहे हैं, डॉक्टर भी समझा रहे हैं कि दिस इज नॉट अ हर प्रॉब्लम, है ना, उसके कारण से ऐसा नहीं है। लेकिन सोसाइटी कई बार पुश कर देती है आपको इनटू द इलनेस। सो इट इज़ ऑल्सो आई ओपनर कि आपको समझना पड़ेगा कि आप जो बोल रहे हो ना
वो किसी की लाइफ को इम्पेक्ट करता है। अगर आप कॉन्स्टेंटली क्रिटिसाइज कर रहे हो किसी को, है ना, डिस्पाइट कि आपके पास थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन है, वो मानने को तैयार है या नहीं है, लेकिन अगर है तो आपको रुकना चाहिए, समझना चाहिए और फिर बताना चाहिए कि क्या है साइंटिफिक फैक्ट, है ना। सो इट इज़ अ आई ओपनर फॉर मी एज वेल कि भाई इतना क्यों कर रहे हैं, उसके ही फैमिली मेंबर है फिर भी क्रिटिसाइज कर रहे हैं। ओवरथिंक, कंट्रोल या एक्सेप्ट? आई वुड से मैनेज, है मैनेजमेंट, मैनेजमेंट। ओके, कंट्रोल या एक्सेप्ट होते हैं। both will not work. ओके, लोनलीनेस रियल प्रॉब्लम? Yes, it is real problem. सोशल मीडिया गुड और हार्मफुल? बैलेंस, अगर आप उसके एडिक्ट नहीं हो तो। स्लीप अंडररेटेड? डेफिनेटली अंडररेटेड प्रॉब्लम, बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है लाइफ का, उसको ठीक करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको एक मैसेज देना चाहे यंग जनरेशन को या कोई यंग पर्सन को, तो क्या होगा रिलेटेड टू मेंटल हेल्थ? डेफिनेटली आई वुड से कि अगर आप परेशान हो रहे हो किसी चीज़ से तो एटलीस्ट स्टार्ट टॉकिंग, है ना, कम्युनिकेशन चालू करो, बातचीत करो लोगों से, है ना। और जब बातचीत करते हो तो कहीं ना कहीं सॉल्यूशन भी मिलेगा। अगर आपको लग रहा है कि मैं इम्पोर्टेंट है कि प्रोफेशनल हेल्प लूँ, तो इट इज़ नॉट अ साइन ऑफ अ वीकनेस, आपको जाना चाहिए, इट इज़ अ साइन ऑफ स्ट्रेंथ। आप बात करो कहीं ना। और दूसरी चीज़ है कि हर जो प्रॉब्लम्स होता है ना उसके लिए दवाई नहीं होती, है ना, कि अगर आप साइकेट्रिस्ट के पास जा रहे हो तो आपको सिर्फ दवाइयाँ ही नहीं दी जाती, है ना, कि आपको दवाई दे देंगे, आपको फिर एडिक्ट बना देंगे, ऐसा नहीं होता है ना। देयर इज़ अ डिफरेंट मॉडल ऑफ ट्रीटमेंट एज वेल, आप चूज कर सकते हो बेस्ड ऑन द प्रेफरेंस और बेस्ड ऑन क्लिनिकल कंडीशन की कैसा है ना। सो आई वुड डेफिनेटली से कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है सोसाइटी को समझना। हेल्दी माइंड का अभी अगर लास्ट अगर हम बोले तो हेल्दी माइंड का रियल डेफिनेशन क्या है? देखिए आमतौर पे क्या होता है कि लोग माइंड को इस तरीके से देखते हैं, अगर मैं खुश हूँ ना तो मेरी लाइफ सही है, अगर मैं पीसफुल हूँ ना तो मेरी लाइफ सही है। पर आपको समझना पड़ेगा कि हैप्पीनेस, एंग्जाइटी, मतलब सैडनेस, एंगर, ये सारे इमोशंस है, ये सब मिलके ही लाइफ बनता है। तो कॉन्स्टेंटली आप हैप्पी नहीं होंगे, कॉन्स्टेंटली आप पीसफुल नहीं होंगे, कॉन्स्टेंटली आप सैड नहीं होंगे, है ना, कॉन्स्टेंटली आप एंगर मोड में नहीं रहेंगे। सो इट इज़ इम्पोर्टेंट कि आप ये सारे जो इमोशंस है ना उसको बड़े बैलेंस अप्रोच के साथ ले और उसको आप इस तरीके से हैंडल करना सीख ले, देन इट वुड बिकम अ हेल्दी माइंड, है ना। ऐसा नहीं होएगा कि लाइफ में कोई इमोशन नहीं आएगा, वी आर नॉट रोबोट्स, आएंगे। आपको मैनेजमेंट सीखना पड़ेगा, आपको सॉल्यूशन सीखना पड़ेगा, तब जाके हेल्दी माइंड बनेगा। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा आई वुड से सेशन था। थैंक थैंक यू सो मच।